नमस्कार, मैं सुयश राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी सुज्ञान में। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लेकर के आया हूं छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी और वर्तमान स्वरूप। छत्तीसगढ़ में 33 नए जिले बनने के बाद क्या परिवर्तन हुए हैं और किस प्रकार हमें इसे याद रखना है, आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले हम नक्शा बनाना सीखते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो वर्तमान नक्शा है, जो कि 33 जिलों पर आधारित है, और आज ही चिप्स ने एक नए प्रकार का नक्शा भी जारी किया है। उस पर हम देखेंगे कि भाई कैसे उसे बनाना है। आइए चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं नक्शा बनाना यहां से शुरू करता हूं। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार ये नक्शा बन करके तैयार हो रहा है। ये देखिए, सबसे पहले हम पहला संभाग बना रहे हैं। उसके बाद ये दूसरा संभाग बन करके तैयार हो रहा है। ठीक इस प्रकार आपके सामने छत्तीसगढ़ के कुल 33 जिले उपस्थित हैं। सबसे पहले कुछ सामान्य जानकारी से चालू करते हैं और सामान्य जानकारी के पश्चात हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 33 जिले हैं कौन कौन से। सबसे पहले हमें याद रखने योग्य बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो संभाग है वो संभाग है 5। ठीक, फिर बात करते हैं जिलों की। तो जिले हैं वर्तमान में 33। पहले 28 थे, अभी नवीनतम 5 जिलों का गठन होने के पश्चात 33 हो गए। इसके बाद यदि बात की जाए तहसीलों की, तो तहसीलों की संख्या में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। तो इस संख्या को याद रखने की आवश्यकता मुझे तो महसूस नहीं होती है, क्योंकि निरंतर इसमें परिवर्तन हो रहा है, रोज नए तहसीलों का सृजन होता जा रहा है। जबकि विकास खंडों की बात करें तो विकास खंड की संख्या यथावत 146 है, अर्थात 146 पहले भी थे और 146 वर्तमान में। तो यदि संभाग की बात की जाए तो 5, जिले की बात की जाए तो 33, तहसील निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए इसकी संख्या को याद रखना आवश्यक नहीं है, और विकास खंड है 146। तो हमारा पूरा का पूरा जो चर्चा रहेगी, हमारी जो परिचर्चा रहने वाली है आगे की कक्षाओं में, जो कि लगातार संचालित की जाती रहेगी, और हर रोज एक कक्षा लेकर के, एक वीडियो लेकर के मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ, वो विकास खंड पर ही आधारित रहेगी। क्योंकि तहसील भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तहसील की संख्या में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब सबसे पहली बात की जाए संभाग की, तो छत्तीसगढ़ में कुल 5 संभाग है, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा। जबकि राज्य गठन के समय में, जो कि 1 नवंबर 2000, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय में संभागों की संख्या 3 हुआ करती थी, जो कि वर्तमान में 2022 में बढ़ करके कितने हो गए हैं? 5। तो यदि हम संभागों की बात करें तो संभागों की संख्या में परिवर्तन हुआ है राज्य गठन के समय से वर्तमान में, और ये 3 से बढ़ करके 5 हो गए। सबसे पहले देखते हैं कि ये 5 संभाग है कौन कौन से। तो 5 संभागों में से सबसे पहला संभाग ये वाला है, जिसे आप सभी जानते हैं सरगुजा संभाग के नाम से। किस नाम से जानेंगे? तो सरगुजा संभाग के नाम से आप सभी जानते हैं। मैं बहुत बेसिक लेवल से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, और बेसिक लेवल से ही हम उठा रहे हैं ना, जो कि आप सभी को पता है वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा संभाग जो कि आपका बिलासपुर संभाग है। ये जो बिलासपुर संभाग है, ये छत्तीसगढ़ का इस नक्शे के अनुसार दूसरा संभाग है। पहला हमने देखा सरगुजा संभाग, और दूसरा हमने देखा बिलासपुर संभाग। तो सरगुजा और बिलासपुर संभाग के बाद हम आएंगे तो आपके समक्ष 2 संभाग देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से पहला संभाग जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है ये हमारा दुर्ग संभाग। ठीक,
फिर ये अगला संभाग जो है वो है रायपुर संभाग। तो दुर्ग संभाग, फिर रायपुर संभाग, और अंत में जो नीचे हम देख पा रहे हैं ये है बस्तर संभाग। तो इस प्रकार कुल 5 संभाग हमारे छत्तीसगढ़ में उपस्थित है। कौन कौन से? तो सरगुजा संभाग है, बिलासपुर संभाग है, दुर्ग संभाग है, रायपुर संभाग है और बस्तर संभाग है। थोड़ा सा हम छत्तीसगढ़ राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था भी देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था किस आधार पर चलती है। तो यदि बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी प्रशासनिक संरचना अगर कोई सी है तो वो है राज्य, अर्थात स्वयं छत्तीसगढ़ सबसे ऊपरी स्तर पर है राज्य। राज्य के बाद हम राज्य को तोड़ते हैं संभागों में और संभाग टूट जाता है जिलों में। किसमें टूटता है? और अनुविभाग टूटता है तहसील और विकास खंडों में। ठीक है, कुछ जगह पर तहसील और विकास खंड समान होंगे ना। इसके बाद ये टूटेगा, अनुविभाग तहसील और विकास खंडों में टूट जाता है, जबकि तहसील टूट जाता है राजस्व क्षेत्र में, और राजस्व क्षेत्र के बाद आता है पटवारी हलका, और पटवारी हलके के बाद आता है ग्राम। ठीक, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी प्रशासनिक संरचना कौन सी है, तो वो है राज्य, फिर है संभाग, फिर है जिला, फिर है अनुविभाग, फिर तहसील विकास खंड, राजस्व क्षेत्र, पटवारी हलका और ग्राम। यदि बात की जाए राज्य का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन, तो मुख्य सचिव, संभाग में संभागायुक्त, जिले में जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट, अनुविभाग में अनुविभागीय अधिकारी जिसे हम एसडीएम के नाम से जानते हैं, तहसील में तहसीलदार होता है, विकास खंड में विकास खंड अधिकारी होगा, राजस्व क्षेत्र में होगा आरआई, पटवारी हलके में होगा पटवारी और ग्राम में होगा कोतवाल। तो इस प्रकार इस संरचना को अपने को ध्यान में रखना है। अब एक महत्वपूर्ण बात जो हम सभी के मन में आती है वो ये है कि ये तहसील क्या होता है, ये विकास खंड क्या होता है। हम सुनते तो हैं कि तहसील एक शब्द है, विकास खंड एक शब्द है, लेकिन इसके अर्थ हमें आज तक पता नहीं रहते। तो मैं आपको एक सामान्य तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये तहसील और विकास खंड क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राज्य गठन 1 नवंबर 2000 और वर्तमान स्थिति में क्या अंतर आया है। तो यदि बात की जाए तहसील की, तो तहसीलों की संख्या सन 2000 में हुई करती थी 96, और वर्तमान में ये 235 के आसपास हो गई है। एग्जैक्ट डेटा नहीं है, आज की स्थिति में लगभग 235 है। और यदि विकास खंड की बात की जाए तो विकास खंड कितना था, 146, और वर्तमान में भी कितना है, तो वर्तमान में भी है 146। तो तहसील हुआ करते थे 96 और वर्तमान में है 235 के आसपास, और विकास खंड हुआ करता था 146 और वर्तमान में भी है 146। समझने की कोशिश करते हैं कि तहसील क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखने योग्य बात जो है वो ये है, ये तहसील। ठीक है, तहसील में कौन होता है, तो तहसीलदार बैठता है, आरआई, पटवारी, ये सब हमें तहसील ऑफिस में देखने को मिलते हैं। अगर बात की जाए तहसील की, तो तहसील का संबंध भूमि और राजस्व से है। किससे है, भूमि से और राजस्व से। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, देखिए जब कभी भी हम रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो हम तहसील ऑफिस में ही उपस्थित रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं। तो मुख्य तौर पे जो उप पंजीयक का ऑफिस होता है वो तहसीलदार के ऑफिस के समीप ही होता है ना। तो मुख्य तौर पे जब हम जाते हैं रजिस्ट्री कराने तो हम पैसे दे करके आते हैं कि पैसे ले करके आते हैं, तो हम पैसे दे करके आते हैं। कैसे पैसे दे करके आते हैं, तो स्टाम्प ड्यूटी के तौर पे अर्थात राजस्व के तौर पे हम तहसील ऑफिस या उप पंजीयक के ऑफिस में पैसे दे करके आते हैं। तो सामान्य तौर पे भूमि से संबंधित कोई भी कार्य, जैसे पहले तौर पे अगर हम देखें, पहले पक्ष के तौर पे हम देखें, पहले उदाहरण के तौर पे हम देखें, तो मान लीजिए 2 लोगों के बीच में भूमि का विवाद है।
तो हम तहसीलदार के पास जाएंगे कि विकास खंड अधिकारी के पास जाएंगे? तो हम तहसीलदार के पास जाते हैं। क्यों तहसीलदार के पास जाते हैं? क्योंकि तहसीलदार के पास भूमि से संबंधित समस्त अधिकार होते हैं। तो पहली चीज तो ये है। दूसरा, रजिस्ट्री कराने भी हम तहसील ऑफिस में ही उपस्थित उप पंजीयक के ऑफिस में जाते हैं। तो यदि कहीं पर भी भूमि से रिलेटेड कोई भी काम हो या राजस्व से संबंधित काम हो तो वो मुख्य तौर पे तहसील में होगा। तो ये समझने की योग्य बात है। दूसरा, विकासखंड। तो विकासखंड जो है ये एक प्रशासनिक इकाई है। मुख्य तौर पे ये प्रशासन और विकास प्रशासन की अवधारणा के तहत बनाई गई इकाई। अर्थात यदि हमें कोई भी विकास संबंधी कार्य कराने हैं तो हमें विकासखंड अधिकारी के पास जाना होगा। सामान्य तौर पे देखिए, मैं बोलूंगा, ठीक है, मैं कुछ आपको समझाने वाला हूं, उसको समझिएगा बहुत आसान शब्दों में। यह है तहसील, यह है विकासखंड। पहले कितने थे? 96, अब कितने हो गए? लगभग 235। पहले कितना था? 146, अब कितना हो गया? 146। सामान्य तौर पे समझिए कि दोनों एक दुकान है। क्या है? दोनों एक दुकान। उदाहरण के तौर पे इस दुकान की बात करते हैं तो तहसील के माध्यम से सरकार पैसे लेती है, ठीक है। पैसे कलेक्शन कहां से कर रही है सरकार? तो इस दुकान से। इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि पैसे कलेक्ट करने की दुकान 96 से बढ़कर के 235 हो गए। सामान्य शब्दों में समझिए, जहां से रेवेन्यू जनरेट किया जाता है वो है तहसील। भूमि से संबंधित जो भी काम है जहां से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो सारे के सारे तहसील, ठीक। ऐसे दुकान या ऐसे क्षेत्र जहां पे पैसे खर्च करती है सरकार, तो सरकार जिन क्षेत्रों में पैसे खर्च करती है उसे विकासखंड कहते हैं। तो जहां से पैसे कलेक्ट करती है, जहां से पैसे खर्च करती है, इसीलिए आप देख रहे हैं पैसे खर्च करने का क्षेत्र 146 था, अभी भी 146 है, जबकि पैसे कलेक्ट करने का क्षेत्र 96 से बढ़कर के 235 के आसपास हो गया। ये समझने के लिए बात है ना, बहुत आसान शब्दों में हम इसको समझने की कोशिश करें। इसीलिए जब मैं आपसे पूछूं कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के 5 खालिस्तान में सूखा पड़ा, तो आप उस 5 खालिस्तान की जगह में 5 तहसील बोलेंगे कि 5 विकासखंड बोलेंगे? कमेंट करके बताइए। अगर आप बोल रहे हैं 5 विकासखंड तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भूमि से संबंधित जो भी काम हो रहे हैं वो तहसील में होते हैं। तो सूखा जमीन में पड़ेगा कि आसमान में पड़ जाएगा? जमीन में पड़ेगा। तो याद रखिए, सूखा चूंकि भूमि से संबंधित शब्द है इसलिए सूखा कहां पर पड़ेगा? तहसील में। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के उदाहरण के तौर पे 5 तहसीलों में क्या पड़ा? सूखा पड़ा। इसको ध्यान रखेंगे। अगर मैं बोलूं कि गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ के बगीचा खालिस्तान में लागू की गई, तो आप तहसील बोलेंगे कि विकासखंड बोलेंगे? यदि आप बोल रहे हैं कि बगीचा तहसील में गोधन न्याय योजना शुरुआत की गई तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि पैसे खर्च हो रहे हैं। तो पैसे तहसील में नहीं, पैसे विकास खंड में खर्च हो रहे हैं, क्योंकि किसी योजना पर सरकार के पैसे खर्च होते हैं। तो यदि मैं ये कहूं कि बगीचा विकास खंड में फलाना योजना लागू की गई तो ये बिल्कुल सत्य होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी न्यूज़पेपर में किसी भी योजना के बारे में बताया जाता है तो वहां पे एक शब्द का प्रयोग होता है, वह शब्द है विकासखंड। और जब भी सूखा शब्द का प्रयोग होता है तो हम देखते हैं वहां पे तहसील शब्द का प्रयोग होता है। या किसी भी प्रॉपर्टी का विवाद, जमीन या भूमि का विवाद हम पढ़ते हैं न्यूज में, तो वहां पे हमें तहसील शब्द देखने को मिलता है। तो आशा करता हूं आप सभी यहां से समझ गए होंगे कि किस प्रकार तहसील शब्द का उपयोग करना है और कहां पर विकासखंड शब्द का उपयोग करना है। ये आपके मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए, हमने तहसील और विकासखंड में अंतर समझ लिया। संभाग क्या है? अगर सामान्य तौर पे देखें तो ये राजस्व इकाई है और ये प्रशासनिक इकाई है। तो संभाग और जिला इन दोनों का समीकृत रूप है और यहाँ पर एक ऐसी संरचना जहां पर राजस्व संग्रहण और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों को संपादित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संभाग कहते हैं। यदि मैं तहसील बोलूं तो तहसील एक राजस्व इकाई है जहां पे राजस्व प्रशासन किया जाता है, जबकि विकासखंड एक प्रशासनिक इकाई है जहां पे विकास प्रशासन की अवधारणा के तहत कार्य किया जाता है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के 33 जिले कौन कौन से हैं। फिर हम देखेंगे कि इन 33 जिलों में नए 5 जिलों के बनने के बाद किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं। एक पहले मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक, चलिए आइए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो हम 33 जिले देखने वाले हैं वो है कौन कौन से। तो सबसे पहले हम ऊपर संभाग से नीचे संभाग की दिशा में अग्रसर होंगे। तो पहला संभाग जो सरगुजा संभाग है, फिर हम जाएंगे बिलासपुर संभाग, फिर दुर्ग, फिर रायपुर संभाग और अंत में बस्तर संभाग की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक, ये दुर्ग संभाग मेरे से मिट गया और ये बस्तर संभाग में मिट गया। ठीक, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो सरगुजा संभाग है इसमें है कौन कौन से जिले। तो इसमें से जो सबसे पहला जिला है वो है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, जिसे हम सामान्य शब्दों में MCB बोल रहे हैं, है ना। तो इसका नाम क्या है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी और भरतपुर को मिलाकर के एक नवीन जिले का गठन किया गया है, जिसे हम मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर MCB के नाम से जानेंगे। तो आगे जब कभी मैं आपसे चर्चा करूंगा तो मैं मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर ना बोल करके या तो मनेंद्रगढ़ बोलूंगा या MCB बोलूंगा। इसके बाद जो अगला जिला है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका नाम है कोरिया। कौन सा जिला है, कोरिया। तो सबसे पहला जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर MCB, दूसरा कोरिया। तीसरा जिला जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसका नाम है सूरजपुर, और सूरजपुर के बाद हम जाएंगे ऊपर और इसका नाम है बलरामपुर। वैसे तो इसका नाम पूरा नाम बलरामपुर रामानुजगंज है। ठीक, क्या है, बलरामपुर रामानुजगंज। इसके बाद जो अगला जिला है इसे हम सरगुजा के नाम से जानेंगे, और ये अंत वाला जिला इसे हम जशपुर के नाम से जानते हैं। तो कुल यहाँ पे 6 जिले हैं। सरगुजा संभाग में कितने जिले, तो 6 जिले। पहले 5 हुआ करते थे, अब जिलों की संख्या बढ़ करके हो गई है 6, और ये 6 जिले क्रमशः MCB मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर रामानुजगंज, सरगुजा और जशपुर है। अगला संभाग बिलासपुर संभाग। इस बिलासपुर संभाग में जो जिलों की संख्या है वो हो गई है बढ़ करके 8। पहले इस संभाग में जिलों की संख्या 6 हुई करती थी, लेकिन 2 नए जिलों के गठन के बाद इस इस संभाग में जिलों की संख्या हो गई है 8। पहला जिला जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसका नाम है मुंगेली। क्या नाम है, मुंगेली। मुंगेली के बाद अगला जिला जो ये दिखाई दे रहा है इसका नाम है गौरेला पेंड्रा मरवाही, जिसे हम GPM बोल करके ट्रीट करेंगे। तो पहला जिला मुंगेली, दूसरा गौरेला पेंड्रा मरवाही, तीसरा जिला है बिलासपुर। ठीक, अगला जिला जिसे हम कोरबा के नाम से जानेंगे। ठीक, कोरबा के बाद अगला जिला है जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा से ही अलग होकर के एक नए जिले की स्थापना की गई है जिसे हम सक्ती के नाम से जानेंगे। तो मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, सक्ती। सक्ती के बाद एक पुराना जिला जिसे हम रायगढ़ के नाम से जानते हैं, और इसके बाद ये नवीनतम जिला जिसे हम सारंगगढ़ बिलईगढ़ के नाम से जानेंगे। किस नाम से जाना जाएगा ये जिला, सारंगगढ़ बिलईगढ़। तो इस प्रकार इस संभाग में कुल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जिले स्थापित किए हैं। ठीक, कौन कौन से हैं एक बार फिर से देखते हैं। मैप को देखिए, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, ऊपर कोरबा, नीचे जांजगीर चांपा, फिर सक्ती, रायगढ़, बिलईगढ़। अगला संभाग जो है जिसे हम दुर्ग संभाग के नाम से जानते हैं, इस संभाग में जिलों की संख्या 5 से बढ़ करके हो गई है 7, जिसमें से सबसे पहला जिला जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसका नाम है कबीरधाम या कवर्धा, लेकिन वास्तविक में वर्तमान नाम इसका कबीरधाम। कबीरधाम के बाद यहाँ पे है खैरागढ़ छुई खदान गंडई, जिसे हम KCG के नाम से जानेंगे। कौन सा जिला, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। इसके बाद अगला जिला जो है वो है राजनांदगांव। क्या नाम है इसका, राजनांदगांव। और राजनांदगांव के बाद मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, MMAC। क्या याद रखेंगे, MMAC, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। इसके बाद है ऊपर बेमेतरा, बीच में दुर्ग और नीचे बालोद। तो याद रखना है कौन कौन सा जिला, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। फिर से कबीरधाम, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। इन जिलों के नाम याद रखने के लिए किसी भी प्रकार के ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। एक संभाग उठाइए, ऊपर नीचे बाएं दाएं करके आपको याद रखना है। कोई भी ट्रिक यहाँ पे आवश्यक नहीं है। जितना आप विजुअलाइजेशन के माध्यम से, इमेजिनेशन के माध्यम से इन जिलों को याद रखेंगे उतना ज्यादा फायदा आपका होना है। अगला संभाग जिसका नाम है रायपुर संभाग। इस रायपुर संभाग में जिलों की संख्या है 5। आइए देखते हैं ये जिले हैं कौन कौन से। तो पहला जिला यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इसका नाम है बलौदा बाजार।
और भाटापारा, इसका पूरा नाम बलौदा बाजार भाटापारा है ना, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला जिला जो है उसके नीचे वो है रायपुर। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज दिशा में देख रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में अगर हम देख रहे हैं तो पहला जिला बलौदा बाजार भाटापारा, दूसरा है रायपुर, तीसरा है धमतरी, ठीक, चौथा है गरियाबंद और पांचवा है महासमुंद। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि इस जिले में इस संभाग में कुल 5 जिले हैं। पहला बलौदा बाजार भाटापारा, दूसरा रायपुर, तीसरा धमतरी, चौथा गरियाबंद, महासमुंद। अगला संभाग देखते हैं, अगला संभाग बस्तर संभाग, जिसमें कुल 7 जिले हैं। 7 जिलों में से सबसे पहला जिला है कांकेर, ठीक, दूसरा जिला है नारायणपुर, तीसरा जिला है बीजापुर, चौथा जिला है सुकमा, पांचवा जिला जो बीच में दिखाई दे रहा है वो है दंतेवाड़ा, उसके बाजू में है बस्तर और बस्तर के बाद में है यहां पर कोंडागांव, ठीक। कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, यहां पे बस अपने को कंफ्यूजन होता है कि ऊपर क्या है, ऊपर नारायणपुर है कि बीजापुर, तो याद रखना ऊपर नारायणपुर है, नीचे बीजापुर, फिर है सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हमने देखे कि 33 जिले हैं कौन कौन से। अब हम ये देख पा रहे हैं कि ये 33 जिले के नाम हमको आसानी से याद हो गए। अब याद होने के बाद हमें ये देखना है कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं और इन पड़ोसी राज्यों से कौन कौन से जिलों की सीमाएं लगती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पड़ोसी राज्य। जो सबसे पहला टॉपिक हमें देखना है वो है भाई पड़ोसी राज्य। छत्तीसगढ़ के कुल कितने पड़ोसी राज्य हैं? तो कुल पड़ोसी राज्य हैं 7। पहले भी उतने ही थे, वर्तमान में भी उतने ही हैं। पहला पड़ोसी राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश, ठीक। दूसरा पड़ोसी राज्य जो है वो है झारखंड। तीसरा पड़ोसी राज्य जो है वो है उड़ीसा, ठीक। चौथा पड़ोसी राज्य जो यहां पे दिख रहा है वो है आंध्र प्रदेश। फिर अगला पड़ोसी राज्य जो है वो है तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद अगला पड़ोसी राज्य जो है वो है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद अगला पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि यहां से यहां तक छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश ने घेर करके रखा है, यहां से यहां तक छत्तीसगढ़ को महाराष्ट्र ने घेर करके रखा है, यहां से यहां तक छत्तीसगढ़ को तेलंगाना ने, यहां पे आंध्र प्रदेश ने, और यहां से पूरा हम देखते हैं यहां तक के उड़ीसा ने घेर करके रखा हुआ है, और उसके बाद यहां से इतना झारखंड का क्षेत्रफल है। तो इस प्रकार कुल 7 पड़ोसी राज्य हमारे हैं, ठीक। अब पड़ोसी राज्य तो हैं, ये पड़ोसी राज्य किसी न किसी जिले के साथ अपनी सीमा शेयर करते होंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से जिले इन राज्यों के साथ सीमा शेयर करते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि बलरामपुर रामानुजगंज उत्तर प्रदेश के साथ सीमा शेयर कर रहा है। पहले हम यही देख लेते हैं कि राज्य कौन कौन से जिलों से लगते हैं। तो उत्तर प्रदेश केवल और केवल एक जिले की सीमा को स्पर्श करता है, जो कि है बलरामपुर रामानुजगंज। इसके बाद अगला जिला है झारखंड। झारखंड 2 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है, पहला बलरामपुर रामानुजगंज, दूसरा जशपुर। फिर आते हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा सबसे पहले जशपुर पहला, दूसरा रायगढ़, तीसरा सारंगढ़ बिलाईगढ़, चौथा महासमुंद, पांचवा गरियाबंद, छठवां धमतरी, सातवां कोंडागांव, आठवां बस्तर और 9वां सुकमा। इस प्रकार कुल 9 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है कौन? तो उड़ीसा। उड़ीसा कितने जिलों की सीमा? 9। एक बार ऊपर से नीचे देखते हैं। सबसे पहला जिला है जशपुर, जशपुर के बाद है रायगढ़, रायगढ़ के बाद सारंगढ़ बिलाईगढ़, फिर महासमुंद, महासमुंद के बाद अगला जिला गरियाबंद, फिर धमतरी, धमतरी के बाद कोंडागांव, फिर बस्तर, फिर सुकमा। तो इतने अपने नामों को ध्यान में रखना है। इसके बाद आते हैं अगला आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश केवल और केवल सुकमा जिले की सीमा को स्पर्श करता है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। फिर आते हैं तेलंगाना। तो तेलंगाना सुकमा और बीजापुर 2 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो तेलंगाना 2 जिले। फिर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहले 4 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता था, जिलों की संख्या हो गई है 5। ये 5 जिले कौन कौन से हैं? तो पहला है बीजापुर, दूसरा नारायणपुर, तीसरा कांकेर, चौथा मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और 5वां राजनांदगांव। इसके बाद यदि बात की जाए
मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश सबसे पहले राजनांदगांव को स्पर्श करता है, फिर खैरागढ़ छुई खदान गंडई, फिर कबीरधाम, फिर मुंगेली, फिर गौरेला पेंड्रा मरवाही, फिर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, फिर कोरिया, फिर सूरजपुर और अंत में बलरामपुर। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां, तो कुल 9 जिलों के साथ सीमाएं बना रहा है मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं उड़ीसा भी 9 जिलों के साथ सीमा शेयर कर रहा है और मध्य प्रदेश भी 9 जिलों के साथ सीमा शेयर कर रहा है। लेकिन यदि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो सर्वाधिक सीमा उड़ीसा शेयर कर रहा है और नंबर 2 पे है मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम सीमा किसकी है? तो न्यूनतम सीमा है उत्तर प्रदेश की और नंबर 2 पे है आंध्र प्रदेश। इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? तो वह धमतरी। देखिए इतनी छोटी सी सीमा शेयर कर रहा है। और सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा शेयर करने वाला जिला कौन सा है? तो वो है बलरामपुर, जो कि इतना ज्यादा सीमा शेयर करता है। तो सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा? बलरामपुर। और न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा? धमतरी। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा? तो कोरबा। सबसे छोटा जिला कौन सा? तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। यदि बात की जाए सबसे बड़े जिले की तो हमें याद रखना है कोरबा, और सबसे छोटा जिला बोले तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। आज ही के न्यूज़पेपर का दिया हुआ ये आंकड़ा है। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अभी हमने देखा कि ये राज्य कौन कौन से जिलों के साथ स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन अब ये देखना है कि कौन कौन से जिले जो हैं वो इन राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं। तो ऐसे जिलों को हम कहेंगे सीमावर्ती जिले। क्या कहने वाले हैं? सीमावर्ती जिले। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बलरामपुर रामानुजगंज कितने राज्यों के साथ सीमा शेयर कर रहे हैं। तो बलरामपुर रामानुजगंज 3 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है। इसमें से पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश और तीसरा है झारखंड। तो यहां पे हम देखेंगे कि बलरामपुर रामानुजगंज कितने राज्यों के साथ? 3 राज्यों के साथ। फिर आते हैं जशपुर। तो जशपुर 2 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है। पहला है झारखंड और दूसरा है उड़ीसा। तो 2 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श कराने वाला जिला कौन सा है? जशपुर, है ना। इसके बाद रायगढ़ 1, केवल उड़ीसा, सारंगगढ़ बिलेगढ़ 1, महासमुंद 1, गरियाबंद 1, धमतरी 1, कोंडागांव 1, बस्तर 1, सुकमा। अब सुकमा की बात करी जाए तो सुकमा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इस प्रकार 3 जिलों के साथ सीमा स्पर्श कराता है। इसके बाद बात करें अगला जिला जो कि बीजापुर। तो बीजापुर भी 2 जिलों के साथ सीमा शेयर करता है, जिसमें से एक है महाराष्ट्र और एक है तेलंगाना। इसके बाद बात की जाए नारायणपुर 1, कांकेर 1, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी भी 1, राजनांदगांव। तो राजनांदगांव भी 2 जिलों के साथ सीमा स्पर्श करवा रहा है, जिसमें से एक है महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश। फिर खैरागढ़ छुई खदान गंडई, कबीरधाम, मुंगेली, गौरापेंडा मरवाही, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, ये सारे के सारे एक एक जिलों के साथ सीमा स्पर्श करने देखा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, टोटल 22 जिले ऐसे हैं जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। तो ऐसे कितने जिले होंगे जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते? इनकी संख्या है 11। ऐसे जिले को हम भू आवेष्टित जिले कहते हैं। क्या कहते हैं? भू आवेष्टित जिले। तो कैसे जिले? ऐसे जिले जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उसे भू आवेष्टित जिलों के नाम से जाना जाता है। और इनकी संख्या कितनी है? 11। आइए देखते हैं ये कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला संभाग जो कि है सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग में एक जिला जिसका नाम है सरगुजा स्वयं। दूसरा संभाग है हमारा बिलासपुर संभाग। तो बिलासपुर संभाग में बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और शक्ति, ये सारे के सारे ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते। अगला संभाग दुर्ग। तो दुर्ग संभाग में बेमेतरा, दुर्ग और बालोद, ये सारे के सारे ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा बनाते हुए नहीं दिख रहे। फिर आते हैं रायपुर संभाग। तो रायपुर संभाग में बलौदा बाजार और रायपुर, ये दोनों के दोनों किसी अन्य राज्य के साथ सीमा बनाते हुए प्रतीत दिखाई नहीं हो रहे। अगर बात की जाए दंतेवाड़ा की बस्तर संभाग में, तो केवल और केवल एक यही जिला है इस संभाग का जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता हुआ दिखाई दे रहा। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं ये सारी की सारी चीजें। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं पे रोकेंगे 1-2 जानकारी और देने के बाद। इसके बाद कल आएंगे और कल आकर के देखेंगे कि आईएसटी कर्क रेखा में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को हमें मिलते हैं। ठीक, कुछ और जानकारी
सबसे पहली बात तो ये हमने देखा कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कोरबा है ना। अगर बात की जाए सबसे बड़े जिले की तो भी वो कोरबा है, और सबसे बड़े भू आविष्ठित जिले की तो वो भी कोरबा है। लेकिन यदि बात की जाए छोटे जिले की, तो सबसे छोटा जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिली भरतपुर है, ओवरऑल। लेकिन यदि भू आविष्ठित में बात की जाए तो भू आविष्ठित में सप्ती है। ठीक है, इन आंकड़ों को हम एक बार और वेरीफाई करेंगे आगे आने पे, लेकिन अभी जो नवीनतम आंकड़े आए हैं उस आधार पे हम यही कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जिला कोरबा है, चाहे भू आविष्ठित बोले चाहे सामान्य तौर पे। सबसे छोटा जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिली भरतपुर है, और भू आविष्ठित में बात की जाए तो सब मिलते हैं कल आकर के हम इसके बाद की चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को ये पसंद आया। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।